है। चलिए, पहला है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन का अर्थ होता है जब दो चीजें आपस में जुड़ता है तो उसको संयोजन कहते हैं। बातें क्लियर है। जब दो चीजें आपस में जुड़ती है तो उसे क्या कहेंगे, संयोजन कहेंगे। तब आप रासायनिक अभिक्रिया में भी वही बात कहेंगे कि जब दो पदार्थ आपस में जुड़ेगा, एक नया पदार्थ बनाएगा तो उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे बाबू कार्बन और है ना ऑक्सीजन को जोड़ दोगे तो कहिएगा सर क्या बन जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। देखिए तो दो पदार्थ जुट रहा है ना, और दो पदार्थ जुट करके एक नया पदार्थ बना है ना, तो इसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। बातें क्लियर है। आपको एग्जाम्पल में ऐसे दिया हुआ रहेगा, आप पूछेगा कौन सी अभिक्रिया है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इस तरह से, या फिर कहेगा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण बताइए, तो आपको जैसे भी पूछेगा आपको बताना है। ठीक है। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, जब दो अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होता है बाबू, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। सीधी सी बात है। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना या फिर मिलना। संयोजन यानी मिलाव। तो दो पदार्थ जब आपस में मिल करके जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है। चलिए, अब जस्ट इसका उल्टा आ जाते हैं वियोजन अभिक्रिया। जस्ट इसका क्या आ जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है अलगाव, अलग होना। संयोजन का अर्थ क्या होता था, जुड़ रहा था। देखिए तो दो पदार्थ जुड़ रहा था ना, लेकिन वियोजन में क्या होगा, टूटेगा। वियोजन में क्या हो जाएगा, टूटेगा। तो आप इसको ऐसे उल्टा भी लिख सकते हो, या फिर एक अलग हम यहाँ पर एग्जांपल लिख देते हैं, है ना। CaCO3 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं बाबू, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो हमको क्या क्या प्राप्त होता है, तो CaO यानी कली चूना, जिसका उपयोग सीमेंट में किया जाता है, कली चूना प्राप्त होगा। और तो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगा। कौन सा गैस प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगा। बैलेंस है तो बैलेंस कर लीजिए, नहीं है तो बैलेंस कर लीजिए। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर CO2 तीन गो है ना, यहाँ पर Ca एगो दूगो तीन गो एगो, ठीक है, यहाँ पर ये बैलेंस ही है। तो जरा समझिएगा, इसमें देखिए एक ही पदार्थ था, ये देखिए टूट गया, दो नए पदार्थ बना। तब वियोजन अभिक्रिया क्या कहता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ अपघटित होकर यानी टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे ही हम लोग वियोजन कहते हैं। और जबकि संयोजन में जुट रहा था, वियोजन में टूट रहा है। बस बात इतनी सी है। ये आपका एग्जाम्पल, ये जो है एग्जाम में जरूर पूछता है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आपको इतना सा बात लिख करके एक एग्जाम्पल जरूर देना है, तभी जाके आपको 2 का 2 नंबर मिलेगा, नहीं तो फिर 1 नंबर मिल करके कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए देखा जाए, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। वैद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, जरा समझिएगा। वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहने का मतलब, कहीं कहीं आपको यह भी दिखाएगा विद्युत अभिक्रिया, है ना। तो इसका मतलब जब हम लोग उसमें बिजली प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, वो टूट जाता है, वियोजन हो जाता है, विखंडित हो जाता है। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं बाबू, NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, जिसका साधारण नाम बाबू नमक है। आपको ऐसे पढ़ा देंगे, इसका साधारण नाम क्या है, नमक है। सोडियम क्लोराइड में जब विद्युत अपघटन कराया जाता है, जब विद्युत डाला जाता है, तो सोडियम क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और क्लोरीन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो अब आपको पता है सर, सोडियम तो एक हमारा धातु है, सोडियम कौन सा है, धातु है, जबकि क्लोरीन क्या है बाबू, गैस है। तो याद रखिएगा, गैस जो होता है हमेशा एनोड पर मुक्त होता है, यानी गैस वाले में माइनस का चिन्ह और धातु वाले में प्लस का चिन्ह लगाना है, आपको हमेशा याद रखिएगा। अब प्लस वाले को कहते हैं कैथोड, प्लस वाले को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। माइनस वाले को क्या कहते हैं जी, एनोड कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग। तो गैस हमेशा एनोड पर मुक्त होगा, धातु हमेशा कैथोड पर मुक्त होगा। किस वाले में, जब विद्युत वियोजन अभिक्रिया कराएंगे तब। तो जरा समझा जाए ये क्या कहता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें धातु के द्रवित ऑक्साइड, यानी धातु के द्रवित ऑक्साइड में क्या डालते हैं, जब विद्युत धारा डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, है ना, तब धातु के कैथोड, तब देखो धातु
तब धातु की तब धातु कैथोड पर मुक्त होता है और होता है तथा ऑक्सीजन एवं क्लोरीन जैसे गैस, अभी देखो इसमें तो क्लोरीन निकल रहा है, कोई कोई अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होगा, तो ऑक्सीजन एवं क्लोरीन है ना क्लोरीन होगा, यहाँ पर क्लोरीन सही हो जाएगा, है ना। क्लोरीन जैसे गैस जो होता है किस पर मुक्त होगा बाबू, तो एनोड पर मुक्त होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, प्लस वाले को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, और माइनस वाले को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो गैस जितने भी प्रकार का है एनोड पर मुक्त होता है, और धातु जितने भी हैं वो प्लस यानी कैथोड पर मुक्त होगा। कब, जब विद्युत अभियोजन अभिक्रिया होता है तब। तो ये सोडियम क्लोराइड था, इसका जल द्रवित ऑक्साइड था, इसमें विद्युत अपघटन करा है, तो इलेक्ट्रिसिटी डाले तो धातु अलग, क्लोरीन गैस अलग हो गया। तो यही हो गया आपका विद्युत वियोजन अभिक्रिया। हाँ, कैथोड, कैथोड, हाँ के कर थो कटो कैथोड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अच्छा, इसको बैलेंस, अगर आप लोग बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन गैस हो गया ना, Cl2 क्या हो जाएगा, Cl2, तो क्लोरीन गैस हो गया ना, तो यहाँ भी हो जाएगा 2, यहाँ भी 2 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। चलिए अगला देखा जाए, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया का में होता क्या है बाबू, कि जब कोई, है ना, वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणुओं के समूह दूसरे परमाणुओं द्वारा विस्थापित किया जाता है, यानी कोई तत्व दूसरे तत्व को क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। ये भी मतलब अलग ही किया जाता है। विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है अलग करना। जैसे आपको एग्जाम्पल का बात करेंगे, लोहा, लोहा में जब कॉपर सल्फेट का विलयन डालेंगे, Cu, है ना, CuSO4, कॉपर सल्फेट का विलयन डालते हैं, तो क्या हो जाता है बाबू, कॉपर सल्फेट का विलयन डालते हैं तो लोहा क्या करता है, कॉपर को अलग कर देता है। क्या कर देता है, कॉपर को अलग कर देता है, यानी FeSO4 प्लस Cu, यानी कॉपर क्या हो गया, विस्थापित, यानी कॉपर को क्या कर दिया, इसको विस्थापित कर दिया, यानी अलग कर दिया, ठीक है। कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, यानी अलग कर दिया। तो याद रखिएगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो धातु जब आपस में मिलता है, यहाँ पर समझिएगा, तो देखिए ये पहले था CuSO4, है ना, कॉपर सल्फेट, जब उसको लोहा में मिलाएंगे तो लोहा क्या करेगा, इससे कॉपर को अलग कर देगा, कॉपर को क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो जरा समझिएगा, जब इन दोनों को मिलाए हैं, अभिक्रिया हुआ, तो देखिए कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया, यानी पहले ये था बाबू, इनको अलग कर दिया, देखिए कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। यही हो गया एकल विस्थापन अभिक्रिया। बातें क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसको भी लिख लिया जाए। चलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझते हैं। कौन सा अभिक्रिया को समझते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया को जरा समझा जाए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका प्रयोग हम लोग घर में बहुत करते हैं, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जैसे आप लोग देखते होंगे, है ना, खाना में नमक ज्यादा हो जाता है तो आप लोग नींबू मिला देते हैं, राइट। क्या होता है, वो नींबू को क्या कर देता है, कम कर देता है। और आपको अच्छे से पता है सर, नींबू क्या होता है, अम्लीय होता है। नींबू क्या होता है, अम्लीय होता है। और नमक क्या होता है बाबू, नमक तो आपका पता है सर, लवणीय होता है, लवण होता है। जब अम्ल और लवण का कॉम्बिनेशन करते हैं तो बाबू ये उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, यानी कुछ भी नहीं, यानी ये इन दोनों का गुण एक समाप्त हो जाता है। बातें समझ में आ रहा है बाबू। तो इसी पर हम लोग चलिए चर्चा कर लेते हैं, है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म को, अम्ल और भस्म को क्या करते हैं, जब मिलाते हैं यानी अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल बनता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बाबू, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो सीधी सी बात याद रखिएगा, उदासीन का मतलब होता है यानी हर गुण, एक दूसरे का गुण नष्ट हो जाना। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म को जब मिलाएंगे, अम्ल और, जैसे अभी तुरंत बताए थे ना, जैसे नींबू को मिलाए, नींबू और जो है नींबू को मिलाए हैं और भस्म को मिलाए हैं, कोई भस्म वाला ले लीजिए, है ना, जैसे नमक ही होगा, नमकीन। तो जब इन दोनों को मिलाते हैं तो ये दोनों का गुण क्या हो जाता है बाबू, नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, गुण नष्ट हो जाता है। तो चलिए जरा देखा जाए, तो यहाँ पर क्या कहता है कि जब हम अम्ल और भस्म को मिलाते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल का निर्माण होता है। तो अम्ल यानी अम्ल में कोई भी ले लीजिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लीजिए। अब भस्म में क्या लीजिए, NaOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NOH। जब इसको मिलाते हैं बाबू, तो अम्ल और भस्म को मिलाएंगे तो क्या बनता है, लवण बनता है। लवण यानी नमक,
तो NaCl बनता है यानी सोडियम क्लोराइड प्लस जल का निर्माण होता है यानी H2O बनता है। ठीक है, तो ये आपका उदासीनीकरण का अभिक्रिया का बेस्ट एग्जांपल हुआ बाबू, ये आपके एग्जाम में आएगा, रट लीजिए इसको आप लोग। ठीक है, या समझ लीजिए, ये आपको पूछेगा ही पूछेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया का। ठीक है, यानी जब अम्ल और भस्म को मिलाएंगे तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अब अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है बाबू? अब कुछ कुछ अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि गैस मुक्त होता है, अवक्षेप के रूप में कुछ ना कुछ मुक्त होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये ज्यादा जरूरी भी नहीं है, उतना पूछा भी नहीं गया है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया हो गया। डायरेक्ट हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, है ना, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कई बार पूछा जा चुका है, जरा इसको समझिएगा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो अब आपको पता ही है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। जो पेड़ पौधे कार्य करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने भोजन को क्या करते हैं, बनाते हैं, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। और आपको पता है सर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? बाहरी वातावरण से क्या लिया जाता है बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इसके बाद क्या लेते हैं? जल लेते हैं। अब जल को लेकर के अब पत्तियां क्या करता है? भोजन बनाता है। यानी यहाँ पर आपका क्या होगा? सूर्य प्रकाश होता है। क्या होता है जी? सूर्य प्रकाश। तो इस स्थिति में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो क्या बनता है? C6, याद रखिएगा ग्लूकोज का फॉर्मूला C6, है ना, H12 ग्लूकोज H12O6। और साथ ही साथ जल मुक्त होता है, यानी सॉरी ऑक्सीजन मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है? ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, क्या मुक्त होता है? ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। बातें क्लियर है? अगर चलिए अब यहाँ पर जरा समझा जाए, अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लेंगे। तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक यहाँ पर जो समीकरण है, यहाँ पर जरा समझा जाए, बैलेंस अगर नहीं है तो कर लेंगे। देखिए कार्बन एक, कार्बन इधर यहाँ पर 6 हो गया, H2O प्लस यहाँ पर कर दीजिए आप लोग 6O2। ठीक है, अब चेक कर लीजिए यहाँ पर 12 हो गया होगा, बराबर हो गया होगा। तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण का क्या हो जाएगा? रासायनिक समीकरण हो जाएगा। आप लोग इसको याद ही रख लीजिएगा। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगा? वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में पूरा होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको लिख लिया जाए आप लोग, जाए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है बाबू? जब वैसा अभिक्रिया, ये भी पूछा जा चुका है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को वीवीआई कर दीजिएगा, वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है। कोई भी पदार्थ अगर ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा और हाइड्रोजन का अलग होगा तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर था बाबू, कॉपर किसके साथ संयोग किया? ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है बाबू? है ना, तो सॉरी कॉपर बोल रहे, कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये कार्बन क्या था, है ना, आपका क्या है बाबू? पदार्थ है, और ऑक्सीजन भी क्या? ऑक्सीजन गैस है। और इन दोनों को जब मिलाए हैं, अभिक्रिया हुआ है, तो एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी सीधी सी बात याद रखिएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन से संयोग होगा, हाइड्रोजन से वियोग होगा। किससे? जरा समझिएगा, ऑक्सीजन से संयोग। ठीक है, ऑक्सीजन से संयोग होगा, ऑक्सीजन से संयोग, हाइड्रोजन से वियोग होगा। किससे होगा? हाइड्रोजन यानी अलग होगा, हाइड्रोजन वियोग होगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, हाइड्रोजन वियोग होगा। लेकिन अगर इसी का अगर उल्टा पूछेगा, ऑक्सीकरण के बाद अवकरण अगर पूछेगा बाबू, अवकरण अभिक्रिया पूछेगा, तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन जुटता है, ऑक्सीजन अलग होता है। यानी इसमें हाइड्रोजन से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन से संयोग होगा, हाइड्रोजन से क्या हो जाएगा? संयोग, यानी हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन क्या होगा? अलग होगा। ऑक्सीजन क्या होगा? अलग होगा, यानी ऑक्सीजन गैस अलग होता है। ठीक है, तो वही किए हैं, जरा समझा जाए। वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन के साथ क्या करता है? संयोग करता है, और ऑक्सीजन का अलग होता है, यानी ऑक्सीजन वियोग होता है, तो उसे ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के साथ देखो क्लोरीन को जोड़े हैं, तो क्या बन गया बाबू? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया है। तो H दो गो, तो यहाँ 2 कर दीजिए, क्लोरीन 2, ये बैलेंस भी हो गया। तो हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन गैस जुटा है, तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है। तो हाइड्रोजन इससे जुट रहा है। तो बातें समझ में आ रहा है? ऑक्सीकरण और अवकरण। तो देखिए ऑक्सीकरण और अवकरण से जुड़े हमारे दैनिक जीवन में भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ऑक्सीकरण और अवकरण से जुड़े दैनिक जीवन उपयोग होने वाले कार्य। पहला, भोजन का पचना क्या होता है? जरा समझिएगा, भोजन जब पचता है हमारे शरीर में, है ना, भोजन का पचना, ये चीज जुड़ा हुआ है किनसे? ऑक्सीकरण और अवकरण से। किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीकरण और अवकरण से भोजन का पचना। इसके बाद जंग लगना,
कोई चीजों में जब जंग लगता है, यानी लोहा में जब जंग लगता है, तो वो भी किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीकरण और अवकरण से जुड़ा हुआ है। भोजन की विकृत गंधिता, यानी कभी कभी देखिएगा भोजन रखा रखा क्या होता है? खराब हो जाता है, गंध आने लगता है, तो ये भी किससे होता है? भोजन की विकृत गंधिता, यानी ऑक्सीकरण और अवकरण से ही जुड़े चीजें हैं यहाँ पर। और दहन, यानी जलता भी है किससे? तो इसी के कारण जलता है, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया के ही फलस्वरूप जो है कोई चीजें जलता है। तो ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोगों को पॉइंट बना के हम लिखा दिए हैं कि ऑक्सीकरण और अवकरण से जुड़े हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। तो पहला, भोजन पचता है इन्हीं के कारण, ठीक है, जंग भी लगना इन्हीं के कारण संभव है, भोजन का विकृत गंधिता होना यानी भोजन में गंध आना इसी के कारण होता है, और दहन जो होता है यानी कोई चीज जलता है तो इन्हीं के कारण होता है। बातें क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए अब हम लोग समझते हैं, डायरेक्ट दहन पे आते हैं। क्या आते हैं? दहन पे आते हैं। ओके, किस पे आते हैं? दहन पे आते हैं। ठीक है, चलिए इतना बात जल्दी से लिखिए, है ना। दहन का मतलब होता है जलना। दहन का अर्थ क्या होता है? जलना। और आपको पता है कि जब भी कोई पदार्थ को जलाया जाता है तो जलने पर वह ऊष्मा देता है। ऊष्मा का मतलब क्या होता है? हीट। हीट जनरेट करता है, साथ ही साथ उससे हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। क्या होती है? प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो इन्हीं क्रियाओं को हम लोग कहते हैं दहन। इन्हीं क्रियाओं को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। यानी वैसा प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ को जलाने पर, कोई पदार्थ को जलाने पर या फिर वो कोई पदार्थ जब जलता है तो उससे पर्याप्त मात्रा में हमें क्या प्राप्त होता है? ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त होता है ना। दहन की प्रक्रिया में क्या प्राप्त होता है बाबू? तो ऊष्मा प्राप्त होता है और साथ ही साथ प्रकाश प्राप्त होता है, यानी रोशनी प्राप्त होता है। और इन्हीं दोनों प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। यानी कोई चीज जल रहा है, दहन का अर्थ होता है जलना। दहन का अर्थ होता है क्या? जलना। तो जब भी कोई पदार्थ जलेगा तब अब रोशनी तो निकलेगा ही, साथ ही साथ हीट जनरेट करेगा, थोड़ा गर्मी लगता है, आप आग के पास जाइएगा तो गर्मी लगेगा ही ना। तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। बातें क्लियर है यहाँ पर? तो दहन के भी बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दहन से आप क्या समझते हैं, दहन किसे कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं दहन के लिए आवश्यक शर्त। अगर कोई चीज जलेगा, अगर कोई चीज जलेगा तो क्या क्या जरूरी है उनके लिए? एक बात होती है, अगर हम यहाँ पर मिट्टी को दे देंगे तो क्या मिट्टी जलेगा? नहीं जलेगा। मिट्टी जल करके आग उत्पन्न नहीं करेगा, ना हीट जनरेट करेगा, ना प्रकाश देगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं देने वाला है, ठीक है। तो अब हम बात ये करते हैं कि आखिर जलने के लिए कौन कौन चीजें जरूरी है। तो सबसे पहली बात है बाबू, सबसे पहली बात है, जलने के लिए कोई लकड़ी या फिर कोई सामान तो चाहिए ना जिसको हम जलाएंगे। अब हवा को जलाएंगे क्या? मिट्टी को तो नहीं जला सकते हैं। तो हम जो सामान का जरूरी पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं दाह्य पदार्थ। क्या कहते हैं? दाह्य पदार्थ। दाह्य पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसे जो जल सके, जैसे लकड़ी हो गया, तेल हो गया, मिट्टी तेल है ना, पेट्रोल, ये सब हो गया, ये सब को दाह्य पदार्थ कहते हैं। तो अब देखिए, जलने के लिए पहली बात है तो दाह्य पदार्थ होना चाहिए। जैसे बाबू जलने के लिए ये लकड़ी है, ये लकड़ी जल सकता है तो ये होना चाहिए। यही नहीं होगा तो कौन सी को जलाएंगे? दिक्कत है। तो ये लकड़ी होना चाहिए। अब पहला बात अब दूसरा बात, अब इसको जलाने के लिए कोई सामग्री तो होना चाहिए, जैसे माचिस हो गया, है ना, लाइटर हो गया। बातें समझ में आ रहा है? तो इस दाह्य पदार्थ को जलाने के लिए उपयुक्त सामग्री होना चाहिए, यानी इसके ज्वलन ताप पर पहुंचाने के लिए उपयुक्त युक्ति होना चाहिए, यानी लाइटर, माचिस वगैरह सब, ठीक है। अब तीसरा सबसे मेन कारण जरा समझिएगा, ये दोनों होगा फिर भी आप नहीं जला सकते हैं। कहिएगा सर क्यों? क्योंकि जलने के लिए सबसे जो ज्यादा जरूरी तत्व है वो है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो संभव ही नहीं है कि आप कोई चीज को जला पाइएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, दहन के लिए तीन चीजों का जरूरी है। सबसे पहली बात है तो दाह्य पदार्थ। दाह्य पदार्थ में बाबू आपका लकड़ी आ गया, प्लास्टिक को जला सकते हैं बाबू, है ना, प्लास्टिक को जला सकते हैं, तेल को जला सकती है। तेल में जैसे यहाँ पर हम मान डाल देते हैं, यहाँ पर क्या है ना, पेट्रोल ही डाल देते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक। इसके बाद दूसरी चीजें, अब दाह्य पदार्थ को ज्वलन ताप पर पहुंचाने की युक्ति, तो युक्ति कौन कौन हो जाएगा? तो बाबू तो लाइटर हो जाएगा यहाँ पर,
माचिस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये युक्ति हो गया, लाइटर माचिस। इसके बाद अगर हम ऑक्सीजन का बात करेंगे तो ये तो जरूरी है बाबू। तो जलने के लिए 3 चीजें जरूरी है। सबसे पहला तो वह पदार्थ होना चाहिए, दूसरी बात है उसे जलाने के लिए कोई युक्ति होना चाहिए जैसे लाइटर माचिस, और तीसरी बात है ऑक्सीजन होना चाहिए, तभी जाकर के कोई चीज जलता है। तो एक चीज तो खोजना नहीं पड़ता है बाबू, तीसरा चीज है, क्योंकि ये हमें हर जगह अवेलेबल है, हर जगह हर कोना में चल जाइएगा तो ऑक्सीजन तो मिलेगा है जी। नहीं मिलेगा तो आप ही कैसे बचिएगा, आप जाइएगा वहां पर कैसे। तो ऑक्सीजन तो मिलेगा ही, इसका तो कहानी खत्म है। लेकिन मेन यही है, और 2 चीज हमको जुटाना होता है। बातें क्लियर है? तो दहन के लिए 2-3 चीजें जरूरी है यहाँ पर। बातें समझ में आ रहा है? उसको निकालो बाहर, उसको निकालो बाहर, ठीक है। तो दहन के लिए 3 चीजें होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। अब ज्वाला के क्षेत्र देखते हैं बाबू, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ज्वाला के क्षेत्र को बताइए। अब ज्वाला जो होता है, आप लोग देखे होंगे मोमबत्ती, जो आप लोग देखे होंगे जो जलाते हैं बाबू, मोमबत्ती जो आप लोग जलाते हैं, है ना, मोमबत्ती जो जलाते हैं आप लोग, है ना, दिवाली के समय में या फिर घरों में रोशनी के लिए, ठीक है। तो आप उस मोमबत्ती में देखिएगा ज्वाला निकलता है, प्रकाश निकलता है, उसके क्षेत्र बताने को कहेगा। उसके क्या बताने को कहेगा? क्षेत्र बताने को कहेगा। तो ज्वाला के 3 क्षेत्र होता है, याद रखिएगा। तो सीधा सीधा याद रखिएगा बाबू, बाहरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग, और इनका सबका अलग अलग कार्य है बाबू। तो बाहरी भाग सबसे ज्यादा गर्म होता है और ये नीले रंग का होता है। तो याद रखिएगा बाहरी भाग सबसे ज्यादा गर्म होगा। तो आप देखिएगा कोई चीज जल रहा है ना, जैसे गैस देखे हैं, गैस या फिर कोई आगे जल रहा है, घूरा वगैरह सब आप लोग जब ठंडी में लगाते हैं तो आग जलता है, तो आग के ऊपर हाथ डालिएगा तो बहुत गर्मी लगेगा, लेकिन आग में हाथ घुसा दीजिएगा तो नहीं पाकिएगा। आग जल रहा है, जहां तक वो जल रहा है उसके थोड़ा ऊपर डालिए, आप लोग क्या करिएगा, पक जाइएगा। लेकिन आग में हाथ घुसा दीजिए, निकालिए, घुसाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो होता क्या है कि जो सबसे ऊपरी भाग होता है यानी बाहरी भाग होता है, वो सबसे ज्यादा क्या होता है, गर्म होता है। ये खास करके नीले रंग का होता है। जैसे आप लोग देखिएगा कोई अच्छा सा गैस होता है ना, आप लोग गैस जलाए हैं घर में, तो देखिएगा नीला कलर का दिखता है, देखे हैं। लेकिन अगर अच्छा गैस नहीं होगा, जैसे गैस समाप्त होने वाला रहता है या फिर बंद करने वाले होते हैं, तो देखिएगा पीला पीला कलर का दिखने लगता है। तो पीला वाला ज्यादा गर्म होता है कि नीला वाला गर्म होगा? नीला वाला पे खाना जल्दी पकता है। तो नीला वाला भाग बाहरी क्षेत्र कहलाता है, वो ज्यादा गर्म होता है। याद रखिएगा, बाहरी भाग कलर कैसा बाबू? तो नीला। क्या होगा सबसे ज्यादा गर्म भी यही होगा। क्यों होगा? तो बाबू यहाँ ऑक्सीजन का पूर्ण दहन होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या होगा बाबू? पूर्ण दहन होगा। क्या होता है? पूर्ण दहन होता है। चलिए, पहला भाग समझ में आ गया। दूसरा भाग आते हैं मध्य भाग। अब मध्य भाग का रंग होता है बाबू पीला। रंग कैसा होता है? पीला। यहाँ पर गर्म क्या होगा? गर्म बहुत कम होगा। गर्म क्या होता है? कम गर्म होता है। गर्म क्या होगा? कम होगा। गर्म क्या होगा? कम होगा। और इसका रंग कैसा होता है? पीला। तो यहाँ देख लीजिएगा मध्यम भाग है, यहाँ पर ये गर्म कम होता है और रंग कैसा होता है? पीला होता है। अब बात करते हैं आंतरिक भाग का। तो आंतरिक भाग बाबू यहाँ निचला वाला भाग, और निचला वाला भाग को आंतरिक भाग कहते हैं। इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। इसका रंग कैसा होता है? काला। अब बाबू ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होता, ये गर्म नहीं होता है बाबू। ये क्या होता है? बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है। बातें क्लियर है? तो ज्वाला के 3 क्षेत्र, बाहरी, मध्य, आंतरिक। अब बाहरी में याद रखिए, बाहरी सबसे ज्यादा गर्म होगा क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पूर्ण दहन होता है। रंग कैसा होगा? नीला होगा। चलिए दूसरा भाग, मध्य भाग। मध्य भाग का रंग कैसा होगा? पीला। गर्म होगा? उतना नहीं होगा, यानी पहले भाग के अपेक्षा कम गर्म होगा। गर्म तो होगा लेकिन कम गर्म होगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का आंशिक दहन होगा, यानी ऑक्सीजन कम जलता है इसीलिए। यानी ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या होता है? आंशिक दहन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आंतरिक भाग। आंतरिक भाग रंग कैसा? काला। और तो और काला होता है, और साथ ही साथ आपका बाबू यहाँ पर गर्म क्या होगा? क्या ज्यादा नहीं, गर्म नहीं होता है। तो ये चीजें आपको हम बता दिए, ज्वाला के 3 क्षेत्र। आपको जब लिखना है तो ऐसे वहां पर बना ही होगा, नोट्स में नहीं है तो आप लोग इस तरह से लिख करके सभी रंगों को दिखाइएगा। तो चलिए, आपको एग्जाम में 5 नंबर में पूछेगा कि ज्वाला के तीनों क्षेत्र दिखाइए। तो क्षेत्र दिखाने के लिए कहेगा तो बाबू इतना सारा फिगर बना करके वहां पर लिखना पड़ेगा। लाल काला यहाँ पर आप लोग दीजिएगा।
साथ ही साथ आपको अगर कहेगा वर्णन कीजिए तो वर्णन भी करना है, तब बाह्य भाग लिख करके डैश दीजिएगा, बाह्य भाग में क्या क्या होता है, कैसे होता है, जैसे भी हम बताएं। तो चलिए हम इसी चीज को यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला बाहरी भाग, बाहरी भाग को प्रकाशीय मंडल कहते हैं, यही जलता है ना। इस भाग में O2 क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में मिलने के कारण क्या होता है, इसका पूर्ण दहन होता है। अभी तुरंत बताएं, ऑक्सीजन का क्या होता है, यहाँ पूर्ण दहन होता है। ये कलर में कैसा होता है, तो नीले रंग का होता है, और ये सबसे अधिक क्या होता है, गर्म होता है। क्या ऐसे नहीं बना के लिख सकते हैं, जैसे अभी हम बताए हैं। अब अगला बात करते हैं मध्य भाग। अब मध्य भाग में ऑक्सीजन का क्या होता है, आंशिक रूप से दहन होता है। साथ ही साथ जो है यह इसका भाग रंग कैसा होता है, पीला होता है, और यह हमें प्रकाश प्रदान करता है, यानी ये इसी चीज से लाइट निकलता है, और यह अपेक्षाकृत कम गर्म होता है। क्या होता है, कम गर्म होता है। अगला आंतरिक भाग, इसमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन का दहन ही नहीं होगा, और ऑक्सीजन का दहन नहीं होता तो यहाँ पर काला होता है, ठीक है। और यह गर्म भी सबसे कम होता है, तो सबसे कम गर्म होता है, इसका भाग का रंग क्या होता है, काला होता है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पर जो है ये ज्वाला के तीनों क्षेत्र समझे होंगे। ये आपका एग्जाम के दृष्टि से बहुत वीवीआई है, आप लोग याद रखिएगा। तो इस चैप्टर में आपका एक लेसन में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में जितने भी चीजें थे उसको अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं वो चीजों को देखे, दहन से रिलेटेड चीजों को देखे, विभिन्न प्रकार के रासायनिक समीक्रिया था, संयोजन वियोजन, है ना, इन सब चीजों को देखे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यह चीजों को अच्छे से समझे होंगे। क्लियर है यहाँ पर? तो जहां दिक्कत होगा बाबू आप लोग पूछ भी लीजिएगा। क्लियर है? चलिए रहने दिया जाए।